हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा भोजवानी है। मैंने आरएस 2021 में 95 रैंक सिक्योर करी थी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आज मैं टॉपर्स नोट्स की टीम के साथ मिलके इकोनॉमी की जो सब्जेक्ट है उस पर लेक्चर डिलीवर करूँगी। ये हमारा फर्स्ट ही लेक्चर रहेगा, तो इसमें हम पहले इकोनॉमी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी वीडियो फर्स्ट वीडियो है हमारा, और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले इकोनॉमी का सिलेबस देखा जाए। सिलेबस की बात करें तो अगर इकोनॉमी के सिलेबस पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, तो इकोनॉमी में प्रीलिम्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी में पहले बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, नेशनल इनकम, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ये अकाउंटिंग है, इसके कंसेप्ट्स, टूल्स एंड यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की जो बेसिक नॉलेज होगी वो बताई जाएगी, एंड शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें हम फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का अध्ययन करेंगे, सब्सिडीज का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, कंसेप्ट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, ये प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है, जिसमें हम जो वैश्विक स्तर पर इंडिया की जो रैंकिंग है, अलग अलग जो इंडेक्स होती है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसमें पोवर्टी के जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट, टाइप्स, कॉजेस, ये जो सारे हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम जो पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो रेमेडीज हैं और जो फ्लैगशिप स्कीम राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है उनका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम देखें तो मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इनकी जो मेजर इश्यूज हैं इनका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात जो गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, ग्रोथ के लिए जो प्लानिंग की जाती है, उसका जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज हैं, तो इनके बारे में भी पता लगाएंगे कि कैसे गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रोग्राम चलाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज के लिए, और उसके बाद मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इनका अध्ययन करेंगे। अब हमारे सिलेबस में प्रीलिम के सिलेबस में वेलफेयर स्कीम के बारे में भी बताया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम जो कि गवर्नमेंट एसटी, एससी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज के लिए चला रही है, तो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। डिसेबल्ड पर्सन, डेस्टिट्यूट, वुमन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, फार्मर्स और लेबरर्स, इनका भी जो हम गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है उनका अध्ययन करेंगे और इनके बारे में पता लगाएंगे। अब हम ये जो सिलेबस पहले था वो सारा हमने प्री के सिलेबस का डिस्कशन किया, अब हम मेंस के सिलेबस की डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये जो ग्रीन पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं वो टॉपिक हैं जो कि कन्वर्ट्स करते हैं। ये टॉपिक प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा इकोनॉमी का लेक्चर होगा उसमें प्री के साथ जो मेंस में टॉपिक कन्वर्ज हो रहे हैं हम उनको भी लेंगे और उनका भी प्रॉपरली अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मीन्स के जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो क्या क्या पूछा जाता है कि ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। पहले तो ये ट्रेंड्स हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पता चलते हैं, तो हम ये जो एग्रीकल्चर के ट्रेंड्स हैं प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ संबंधी, वो हम इंडियन और राजस्थान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर लेंगे। इसके पश्चात हमारा एक सेक्टर आता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो कि एक सनराइज सेक्टर है। गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस कर रही है, तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो यूजेस हैं इकोनॉमी में, इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का, उसका भी अध्ययन करेंगे और फूड मैनेजमेंट का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे जो पीडीएस सिस्टम है, बफर स्टॉक है, फूड मैनेजमेंट के अंदर वो सारा पढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात जो ये हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड चैलेंजेस, ये मीन्स का टॉपिक है, तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे जा रहे हैं, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट हमारी अभी कम है सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ठीक है, और कौन से ऐसे रिफॉर्म किए जा सकते हैं जिससे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो
बूस्ट हो सके एवं फार्मर्स की इनकम को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, उसे डबल किया जा सके। विभिन्न प्रकार की जो कमिटीज है जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है, तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे ताकि हम जो हमारा मीन्स का आंसर है उसे एनरिच कर सकें और हमारा आंसर दूसरों की तुलना में अच्छा लगे, जिससे कि हमें जो मार्क्स है वो भी एक्स्ट्रा मिल सके अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में। ठीक है, इसके पश्चात सेकेंड हमारा टॉपिक है मीन्स का इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो हमारे स्वतंत्रता के इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई, उनसे लेकर जो वर्तमान तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी एलपीजी के बाद से जो चल रही है, वो सारी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उनका सीक्वेंस वाइज अध्ययन करेंगे। उनके जो मेजर रिकमेंडेशन थी, कैसे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ा, कैसा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो ये सारा हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कवर करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए जिम्मेदार हैं, और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए कौन कौन से जो वित्त के साधन है, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि जो एलपीजी है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा मीन्स में बिल्कुल अलग से टॉपिक दे रखा है, तो बहुत चांसेस है कि इसमें मीन्स का 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम एलपीजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारी इकोनॉमी पे पड़े हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात सरकार के द्वारा कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की स्कीम्स लेके आती है। ठीक है, जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, वर्तमान में जो भी करंट में चल रहा था, उसका भी अध्ययन करेंगे कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे स्टैटिक पोर्शन में भी आ जाएंगे और करंट, उन दोनों को कन्वर्ज करके और हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो इकोनॉमी संबंधी करंट है वह भी ना छूटे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेशन, प्राइस एंड डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट। ये जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर आप देखेंगे तो इस बार जो मेंस 2023 था उसमें इन्फ्लेशन से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब उसके पश्चात सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप है एंड लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, जो जैसे आप जानते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन अभी हमारा बन गया था, अब 16 फाइनेंस कमीशन आ गया है। तो प्रीलिम्स के अंदर 16 फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनके नेम पूछ सकते हैं, उनके कार्य की अवधि कितनी है, या उनके अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम वो सारा करंट के साथ, स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हुए करंट के साथ कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया है, तो ये पूरा स्टैटिक के साथ हम करंट जो अभी 16 फाइनेंस कमीशन है उनको पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक छूटे ना। इसके पश्चात इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिफॉर्म इन इंडिया, जो FRBM एक्ट है गवर्नमेंट का, जो कि फिजिकल पॉलिसी पे कुछ कंट्रोल भी लगाता है कि कैसे गवर्नमेंट को अपने राजकोषीय घाटे को कम करना है और कैसे अपने वित्त को प्रबंधित करना है। तो उनके जो FRBM एक्ट है उनके प्रोविजन, जो इनमें कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, अभी जो एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे तो हमारा अगला टॉपिक है बजटरी ट्रेंड्स एंड फिस्कल पॉलिसी। ये वाला टॉपिक आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट अपन के इकोनॉमिक सर्वे एवं बजट से आता है। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप जानते हैं बजट 2024-25 इंडिया का है, उससे जो रिसेंट डेटा है कि कैसे हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, हमारा राजस्व घाटा कितना है, मतलब फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, कहाँ पर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो सारा हम बजटरी ट्रेंड्स एंड फिस्कल पॉलिसी में अध्ययन करेंगे। और ये जो सारा ये होगा, ये पूरा डेटा न्यू होगा। ठीक है, मतलब रिसेंट के जो भी अपन के इकोनॉमिक सर्वे और बजट होगा वहां से लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, इनके बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा GST लाया गया, टैक्स रिफॉर्म के लिए अलग अलग स्कीम्स लाई गई है, तो उन सबका भी इस में अध्ययन किया जाएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा कमिटीज बनी है, जैसे चलैया कमेटी है टैक्स रिफॉर्म के लिए, तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ने टैक्स की बेस को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो उन सबका भी अध्ययन हम इस वाले पैराग्राफ में करेंगे ताकि हमारा अगर मेंस का कोई भी क्वेश्चन टैक्स रिफॉर्म संबंधित आता है तो हम कुछ अच्छा लिख सकें, कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकें जो हमारे आंसर को दूसरे के आंसर से बेहतर दिखाएं। अब इसके पश्चात ये जो सब्सिडीज वाला है, जिसमें
कैश ट्रांसफर की बात है और अदर रिलेटेड इश्यूज जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अभी डीबीटी को, जैम को बहुत प्रमोट कर रही है ताकि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है सब्सिडी पे वो कम किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर रही है, कैश ट्रांसफर के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सब्सिडीज पे कितना खर्च हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं। अब ये तो मेंस के क्वेश्चन हो गए। प्रीलिम्स में काफी बार ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज का खर्चा होता है वो कौन सी सब्सिडी पे सबसे ज्यादा खर्च होता है। जैसे गवर्नमेंट आप जानते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी देती है। ठीक है, तो उनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा सब्सिडी खर्च किया जाता है और कौन सा, इसको क्रम में जमाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो हम उसको भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसमें मेंस और प्री दोनों को रिसेंट ट्रेंड्स के अनुसार कवर किया जा सके। ठीक है, अब इसके पश्चात जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेंड्स पूछे जाते हैं रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो ट्रेंड्स है कि गवर्नमेंट का आय का साधन कौन कौन सा है, गवर्नमेंट के व्यय का कौन कौन से साधन है, कैसे गवर्नमेंट इन पे रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है ताकि गवर्नमेंट की जो फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर बन सके। तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब ये जो टॉपिक है मेंस में कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत पहले एलपीजी से पहले गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा था, लेकिन एलपीजी के बाद जैसे कि देख सकते हैं कि हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो ले लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसके पश्चात गवर्नमेंट के जो रोल थे इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या रोल्स थे, एलपीजी के पश्चात क्या सुधार है, क्या चेंजेस हैं, और वर्तमान में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कैसे चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज अपना रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो वो भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है प्राइवेट, पब्लिक एंड मैरिड गुड्स। ये जो टॉपिक है इसमें से मेंस के लिए 2 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन वो बनते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक जो गुड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो ये 5 नंबर में जैसे क्वेश्चन आ गया तो हम टू द पॉइंट ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि जो एग्जामिनर है, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, उनको मतलब बिल्कुल सही वो आंसर दिख जाए और हमारा जो आंसर है उसमें हमें कुछ बेहतर मार्क्स मिल सके। 1-2 मार्क्स भी अगर हम दूसरों से अच्छे ला पाते हैं तो हमारी रैंक को बहुत डिसाइड करता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट वाइज ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो सोशल सेक्टर है, जैसे कि हमने देखा था प्रीलिम्स का जो सिलेबस था उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के बारे में पूछा था, जो हमारे सिलेबस में भी दे रखा है और ये मेंस के टॉपिक में भी है। ठीक है, अब पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जैसे पॉवर्टी है, गरीबी, ठीक है, तो कौन कौन से गरीबी के कारण हैं, इनका क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम्स लाई गई है, तो ये सारा हम पॉवर्टी वाले टॉपिक में कवर करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि फिलिप्स कर्व के बारे में पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि फिलिप्स कर्व किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, जैसे कि मुझे याद है कि प्रीलिम्स 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है और टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2 डेटा दिए गए थे, इंडिया स्पेसिफिक और राजस्थान स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रमशः कौन सा ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया की कौन सी है और राजस्थान की कौन सी है। ठीक है, 4 दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से सही ऑप्शन को टिक करना था। तो वो हम उस वक्त की इकोनॉमिक सर्वे में था, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जो रिसेंट के जो डेटा है उसको ध्यान में रखकर और टॉपिक बनाया जाए। ठीक है, ताकि आपको अलग से बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए परेशान ना होना पड़े, हम एक ही जगह पे एक ही बुक में हमें सारा न्यू डेटा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इनइक्वलिटी, ठीक है, ये जैसे मेंस का टॉपिक है इनइक्वलिटी कि क्यों बढ़ रही है, गवर्नमेंट के द्वारा इनइक्वलिटी को कम करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न प्रकार की इंडेक्स निकलती है, जैसे जो इनइक्वलिटी के लिए बताती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जेंडर गैप इंडेक्स है। तो इनमें जो रिसेंट ट्रेंड्स क्या रहे हैं तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे, ताकि ये हमारा टॉपिक है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, अगर प्रीलिम्स में कोई इंडेक्स आती है उसमें इंडिया का रैंकिंग पूछा जाता है तो वो भी हमारा कवर हो जाए, और इनइक्वलिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्या कॉजेज हैं। तो ये जो मेंस का क्वेश्चन आएगा 5 या 10 नंबर में, हम उसे भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब इसके पश्चात हेल्थ केयर एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आप जो सभी जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी न्यू आ गई है तो इस पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो हम इसका भी पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे ताकि हम बुलेट पॉइंट लिख सकें। ठीक है, अब जो रेगुलेटर्स होते हैं इकोनॉमी के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे आरबीआई है, सेबी है, तो
इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है और इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे बताया जाएगा। उसके लिए फिर रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट काफी तेज है, लेकिन अगर दूसरी साइड देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे क्या कारण है कि इंडिया की डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन उतनी ही तेजी से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके क्या कारण है, ऐसा क्या किया जा सकता है कि इसको रोका जा सके और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके ताकि अधिक से अधिक हमारे जो युवा हैं वो रोजगार में प्रवेश करें। तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा वो इंडिया स्पेसिफिक था। अब वर्ल्ड इकोनॉमी भी हमारे सिलेबस में मेंस के अंदर आती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेंड्स वो पूछे जाते हैं। इसमें मेंशन कर रखा है कि वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या रोल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है उसमें इंडिया की क्या हिस्सेदारी रही है, मतलब इंडिया की क्या भागीदारी रही है, WTO में कुछ रिफॉर्म लाना है, वर्ल्ड बैंक में इंडिया कब मेंबर बना, तो ये सारा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है अगर करंट में ये चल रहे हैं, तो नहीं तो मेंस में तो इसका क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। जिसमें से भी जो एग्रीकल्चर के अंदर एम्बर सब्सिडी होती है उसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीस क्लॉज क्या है एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है, तो उन सब के बारे में पूछा जाता है, तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमी के वर्ल्ड इकोनॉमी वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनके बारे में पूछा गया है। हम जैसे जानते हैं सभी कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो राजस्थान स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अलग से चैप्टर है, तो ये जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो वैसे ही बढ़ जाती है इस टॉपिक की, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधी नीति आयोग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स भी जारी करता रहता है, तो राजस्थान की इसमें क्या रैंक है, कौन से जो संकेतक है उसमें सुधार हुआ है, किसमें अभी हमें और अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है ये प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं कि जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और कौन प्रीलिम्स के अंदर ऐसे आ जाएगा कि इस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, तो हम उसको भी ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी की। एक सेकेंड, राजस्थान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसका जो राजस्थान इकोनॉमी का मेनली जो चैप्टर आते हैं वो सारे हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो होता है राजस्थान का, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे होगा उससे कवर हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पूरा कंटेंट हो उसमें जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है उनके अंदर जो स्कीम्स चल रही है उनमें जो डेटा है उनको प्रॉपरली हम यूज कर सकें और ध्यान दे सकें, ठीक है, और ताकि हम मेंस और प्री दोनों अच्छे से कर सकें। अब फर्स्ट जो टॉपिक है एग्रीकल्चर स्कैनरियो, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें बताई गई, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कितनी रही है रिसेंट ईयर में या पास्ट में भी क्या ट्रेंड्स रहे हैं प्रोडक्शन का और प्रोडक्टिविटी के एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। अब वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, जैसा कि आप देखेंगे शायद इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये पूरा चैप्टर नंबर 2 में पूरा ये जो टॉपिक है वो कवर होता है वहां से। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के साथ ही हम स्टैटिक को भी कवर करके और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से बुक में और लेक्चर में कवर कर सके, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनका जीडीपी में, राजस्थान की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम्स चलाई गई है, वो सारा भी हम इसी में देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक आता है रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम्स चलाई गई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो अभी 6th फाइनेंस कमीशन चल रहा है स्टेट में राजस्थान में, तो उसका क्या कंपोजिशन क्या है, कौन उनके मेंबर है, फर्स्ट टू 6th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से अध्यक्ष चेयरमैन रहे थे, ठीक है, तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज इनकी बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन प्रोजेक्ट्स, इनके
आउटलुक और प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो भले राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया सेंट्रल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो पीपीपी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से मॉडल एक तो पीपीपी के लिए उपयोगी रहते हैं, जैसे स्विस चैलेंज है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, बीओपी, ये अलग अलग जो मॉडल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके क्या पॉजिटिव है, इनको कैसे सुधारा जा सकता है, अलग अलग कमिटीज हैं उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है इन प्रोजेक्ट्स को ठीक करने के लिए ताकि बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, स्टेट बजट एंड फिस्कल मैनेजमेंट, इश्यूज एंड चैलेंज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सारा डेटा रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे बजट से लिया जाएगा और ट्रेंड्स जो पिछले बजट की तुलना में अभी जो ट्रेंड्स रहे हैं वो भी इसमें जोड़े जाएंगे। अब इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम ऑफ राजस्थान एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स चल रही है, ये भी आप देखेंगे तो ये टॉपिक पूरा सोशल वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ, एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे कवर करते हैं, ठीक है। एक बार आप राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो ये सारा जो आप देख रहे हैं मीन्स में सिलेबस है वो वहां से ही लिया गया है, तो हमें राजस्थान की इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर करने में मदद मिल सकेगी, ठीक है। अब उसके पश्चात बेसिक सोशल सर्विसेज की बात की जाती है, तो बेसिक सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये देख रहे हैं जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये पोवर्टी इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया के स्पेसिफिक जो अपन के इकोनॉमी का पार्ट है उसमें भी हमने देखा कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछा, प्रीलिम्स में भी पूछा, मेंस में पूछा और राजस्थान स्पेसिफिक भी पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक कन्वर्ज हो रहे हैं। तो अगर हमने इन टॉपिक्स को ठीक से कर लिया तो हम बहुत अच्छे से जो नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा कोर्स रहेगा जिसमें जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो हमारे लगभग 30 आवर्स के रहेंगे। 30 आवर्स में हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी होता है उनके सभी टॉपिक को कवर किया जा सके, और इस जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो लगभग मीन्स जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक रहेगी, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्रीलिम्स के बाद भी तो आप आराम से ये लेक्चर देख के अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो हमने पूरा सिलेबस देखा था और इकोनॉमी का जो कवरेज है हमारे प्रीलिम्स में और मेंस में, इकोनॉमी सब्जेक्ट का क्या कवरेज रहता है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखिए 2023 की बात करें तो इकोनॉमी सब्जेक्ट से ही लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी से 10 आए हैं और राजस्थान इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप जैसे कितना कवर कर रहा है पोर्शन, 150 क्वेश्चन में से अगर आप देखें 20 क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इकोनॉमी की पूरी अच्छी से नॉलेज, पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी आवश्यक है प्रीलिम्स को पास करने के लिए, ठीक है। और मीन्स की बात करें तो मीन्स 2023 में भी अगर आप देखें तो 13 टोटल क्वेश्चन इकोनॉमी से आए हैं, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन है, राजस्थान इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको बता देता है कि आपको नंबर सिक्योर करने में इकोनॉमी की एक अच्छी बेहतर समझ कितनी आवश्यक है। अब ये PYQ एनालिसिस देखें तो हम जैसे कि आपको बताया था कि बजट एवं बजटरी जो पूरी पॉलिसी है उसके संबंध में हमारा एक टॉपिक था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट के क्या है, उनका क्या फॉर्मूला होता है, ये पूछा जाता है। तो वो देखो डायरेक्ट ही राजकोषीय घाटे का सूत्र पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको अच्छे से नंबर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये पूछा गया है राजस्थान में सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे खोल के देखें तो इसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है, और हम कोशिश भी करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है आप ठीक से याद रख सकें। इसके लिए कुछ ऐसा ट्रिक बताई जा सके ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल सही ऑप्शन को टिक करके आ सकें, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में अपना डायरेक्ट दे रखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और विभिन्न प्रकार के इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो ये पूछी गई है 2021 में, ठीक है। ये अटल भूजल जो स्कीम है इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा एसोसिएशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रमोट कर रही है, इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये पूछा गया है। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर अपन आप ये भी देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का उसमें कवर की गई है, तो वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है ये करंट से लिया गया है, ठीक है, और वहां से डायरेक्ट पूछा गया है। अब
यहाँ पे व्हाट इज द शेयर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इन फंडिंग इन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वाली जो स्कीम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान के, उसमें डायरेक्ट मेंशन है, तो वो वहां से डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो राजस्थान का हो, कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे जो भी फैक्ट है जो प्रीलिम्स के हिसाब से आवश्यक है और मेंस में भी वैल्यू एडिशन करने के लिए आवश्यक है, तो उनको हमारी जो बुक है और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको अलग से कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, सेंसस 2021 ये जो टॉपिक है सेंसस, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है, ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी है। ठीक है, तो इसमें भी पूछा गया है, और ये अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को ठीक से देखा है, ठीक से अध्ययन किया है, ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये जो मुद्रा, ये शेयर मार्केट की हमने बात करी थी, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के बजट से देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आया, राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्ति मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, उनमें से निम्न में से कौन सा मत सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है, तो ये हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे में होगा, तो वो अपन वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें वो जो सारा था अभी जो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, ये सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, आप प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम ये जो पूरे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा, ठीक है, तो उसका भी अध्ययन करेंगे, है ना। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें मेंस में और प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनको भी हम इंटीग्रेट कर सकें, ताकि आप एक बार पूरा जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी बन पाई है, आपको कितना वो टॉपिक समझ आया है, अभी इसमें और क्या चेंज करना है, कैसे सुधार करना है। तो इसके लिए आपको हर चैप्टर के पीछे जो PYQ पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेन्स में हो, वो दिए गए होंगे, तो आप उसको सॉल्व करके अपनी जो तैयारी है उसका स्तर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंस में कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, और ये क्वेश्चन जो किसान संपदा योजना है ये हमारे करंट में भी चल रही थी स्कीम। इसके पश्चात जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया के उसमें भी बताई गई है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान उसमें भी बताई गई है। तो ये देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अगर इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक से आता है तो आप 5 में से 5, 10 में से 10 नंबर ला सकते हो। हालांकि ये रहता है कि RPSC के द्वारा फुल में से फुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन ये कोशिश रहती है कि लगभग 10 में से 8 मार्क्स भी आते हैं। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो 10 में से 8 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं, 10 में से 9 भी ला जा सकते हैं। तो ये पूरा डायरेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, अब what are the key measures pertaining to the industry and infrastructure under आत्मनिर्भर भारत अभियान in India? ये 2021 के मेंस का है, जब हमने मेंस लिखा था। ठीक है, तो अगर इसमें देखें एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जो आया था 2021 के टाइम में जो चल रहा था इकोनॉमिक सर्वे, उसमें डायरेक्ट दे रखा था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा ये जो गवर्नमेंट के द्वारा उद्योग क्षेत्र है, आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। तो वो वहां से इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, और जिसको वो पॉइंट्स याद थे उन्हें वो पूरे 10 में से लगभग 8-9 नंबर सिक्योर करने में वो बिल्कुल आसानी से कर सके। ठीक है, तो हमें भी कोशिश करने की जो डायरेक्ट नंबर जहां से हम फैच कर सकते हैं वो हम कोशिश करें कि अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, फिर राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो ये हमने जैसा कि बताया है, एक सेकंड। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनका अध्ययन करेंगे। इसमें पहले प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में पूछा गया है। ये जो स्कीम है वो उस टाइम बजट में भी थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन किया गया था। एक बार हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमने देखे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन इकोनॉमिक से आए हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो चाहे राजस्थान की इकोनॉमी हो। अब हम देखेंगे कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला अगर आप क्वेश्चन देखिए मेंस में पूछा गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये टॉपिक जो है वो उस टाइम करंट में काफी चल रहा था, बजट में इसको मेंशन किया गया था क्योंकि वो तब स्कीम नई आई थी किसान संपदा योजना।
तो उसमें उसकी चर्चा थी। एक हमारे इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के और हमारे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बताया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया है, ठीक है। जिसने भी ठीक से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा है वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था और अपने नंबर प्राप्त कर सकता था, अच्छे नंबर प्राप्त मिल सकते थे इस क्वेश्चन में आराम से। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे टाइम में मेंस में आया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग एवं आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख जो उपाय क्या है वो बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान वो तब भी करंट में था और अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो था इंडिया का उसमें इसके बारे में डायरेक्ट मेंशन था, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान कौन कौन से जो उपाय किए गए हैं, अगर जिस भी स्टूडेंट को इस स्कीम के बारे में, इस अभियान के बारे में और उसके जो कंपोनेंट थे जो उद्योगों में आधारभूत संरचना से संबंधित हैं वो याद थे और उन्होंने इसे लिख लिया तो उसे 10 में से आराम से 8 से 9 नंबर मिल जाते हैं। अगर उनका कंटेंट अच्छा होता और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती तो आराम से 10 में से 8 नंबर आ सकते थे, ठीक है। अब राजस्थान से अगर देखी जाए तो राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पूरा जो फाइनेंस कमीशन है उसका क्या कंपोजिशन है, आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पता लगाएंगे और उसका बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताइए, तो हम ये कवर कर लेंगे। अब इसके बाद राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 की विजन एवं उनके प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी भी लाई गई है, ठीक है। तो जो न्यू पॉलिसीज चल रही है जो हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकती है, इम्पोर्टेंस है उनका, तो फिर हम उसको कवर कर लेंगे इसी में, ठीक है। ये तो हमने पीवाई को एनालाइज कर लिए। जैसा कि अपन ने देखा कि मीन्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारा हमने एनालाइज किया। अब हम ये जो अपन का कोर्स है इसके बारे में देखेंगे। ये जो आरएस प्रीलिम्स के लिए जो कोर्स चलाया जा रहा है उसका नाम प्रथम है, प्रथम बैच, जिसमें आप 90 डेज के अंदर प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसको कवर कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम नंबर फैच कर सके एग्जाम में, आप फर्स्ट ईयर टर्म में इसे क्लियर कर सके एग्जाम को। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे इस कोर्स में हमारे, तो इसमें होगा प्रीलिम्स को 180 आवर्स में 90 डेज के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश की जाएगी सारे सब्जेक्ट्स को। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो इसके लिए वीकली लाइव डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकें और हम आप कोशिश करेंगे कि उनका आपका डाउट क्लियर कर सकें। उसके पश्चात ये जो सारे बैचेस होंगे वो बायलिंगुअल होंगे, मतलब अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में देखिए वरना इंग्लिश में आप देखिए। जो सारी की टर्म्स है उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। और इसके पश्चात ये जो क्लासेस लगेगी वो सारे जो सिलेक्टेड आरएस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा चलाई जाएंगी। फिर एनसीईआरटी और आरबीएससी ये जो बुक्स हैं जो एग्जाम में जहाँ से जिन जिन टॉपिक में ये बुक्स आवश्यक रहेंगी उनको भी हमारी बुक्स में और हमारे कंटेंट में ऐड किया जाएगा ताकि जो एनसीईआरटी और आरबीएससी का ऑथेंटिक कंटेंट है वो भी आपको मिल सके। फिर एमसीक्यूज जो होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था हर चैप्टर की साथ में आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है। अब फुल लेंथ और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट के माध्यम से आप एक सेकेंड डेली जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे चैप्टर के पीछे भी ये जो सारे एमसीक्यूज होंगे वो दिए होंगे जिससे आप अपनी जो टॉपिक की क्या आपने समझा है उसको चेक कर सकेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात मॉक टेस्ट होंगे जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों ही टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि दें ताकि आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी पता लगा सकें। इसके पश्चात जो सारा कंटेंट होगा एक तो ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाया गया है और उसमें करंट को भी जोड़ा गया है, उसमें करंट अफेयर्स है उनका भी जो पोर्शन है वो ऐड कर दिया गया है ना। उसके पश्चात इसमें जो सीसेट है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आरएस प्रीलिम्स है उसमें सीसेट के 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के, तो वो भी इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये तो हमारा हो गया प्रीलिम्स के बैच का। अब एक सेकंड बैच हमारा और चल रहा है जिसका नाम है सर्वोत्तम। ये जो सर्वोत्तम बैच है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा। इसमें भी जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स को भी कवर किया जाएगा, मेंस को भी कवर किया जाएगा। आरएस के लिए जो आप सभी जानते हैं कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि आंसर राइटिंग के लाइव सेशंस रखे जाएं। बायलिंगुअल बैच होगा,
सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएगी। एनसीईआरटी और आरबीएससी की टॉपिक्स है जो आपके कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेबस के साथ, उनको भी पढ़ाया जाएगा और आपके नोट्स में ऐड कराया जाएगा। वैल्यू एडिशन मटेरियल दिया जाएगा, अगर कुछ टॉपिक के साथ कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं तो उसको अलग से आपको प्रदान किया जाएगा। मॉक टेस्ट होंगे, करंट अपडेट्स होंगी आपके पूरे सिलेबस में। इस प्रकार से ये कोशिश रहेगी कि जो इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज की वजह से स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि कौन सा कंटेंट उन्हें पढ़ना है, और काफ़ी बार ये हो जाता है कि आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं परंतु इसका आउटपुट नहीं आ पाता है। तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगता है तो उसको काफ़ी इजीली समझाया जा सके, और ये कोशिश रहेगी कि जो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स, आप इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। थैंक यू।